नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। ऐसा लग रहा है कि भारत धीरे-धीरे बांग्लादेश के नट और बोल्ट जो है वो कस रहा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि जो शिप इनके लोड अनलोड होते हैं, उसकी बहुत सीमित मात्रा कर दी गई थी और कुछ सीमित जगहों के लिए एक्सेस दिया गया था। इनका बहुत सारा सामान जो भारत दिल्ली से भेज देता था, वो तो बंद किया ही जा चुका है। आज एक और नई खबर आई है और उसके बाद मुझे लगा कि इस पर बातचीत की जानी चाहिए। जैसे कई बांग्लादेशी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी लैंड पोर्ट से एंट्री ही बैन कर दी गई है। जैसे रेडीमेड कपड़े हैं या प्रोसेस्ड फूड हैं, बहुत बहुत ही चुनिंदा जो है रूट से ये आएंगे। और जो ये मोहम्मद यूनुस चीन में एक, मैं कहूँगा कि बकवास करके आए थे, सेवन सिस्टर्स को लेकर के। तो जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट वाले जो इसका जो पोर्ट है, वहाँ से इंपोर्ट पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसकी डिटेल भी हम बताएंगे आपको। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद अब कहीं अगली बारी बांग्लादेश की ना लग जाए। और वहाँ पर जिस तरह के परिवर्तन हुए हैं अगस्त 2024 के बाद से, जिस तरह उनके मंत्रियों ने ही सबसे पहले तो बयानबाजी शुरू की थी भारत के खिलाफ, और उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे रवैया देखा। वहाँ हिंदुओं पर बर्बरता हो रही थी, क्रूरता हो रही थी, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा था, लेडीज को उनकी असमत पर हाथ डाले जा रहे थे। जो सरकारी डिपार्टमेंट में ऊंचे पदों पर हिंदू आसीन थे, उनसे जबरन इस्तीफे लिखवाए जा रहे थे। और यहाँ से मैसेज भेजे जाने के बावजूद, इंडिकेशन भेजे जाने के बावजूद, यूनुस कह तो रहे थे कि हम ये सब ठीक करेंगे, लेकिन वो बाद के कई महीनों तक भी ऐसे ही चलता रहा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित और जियोपॉलिटिकल मामलों के जानकार, बांग्लादेश के भी विशेषज्ञ, पाकिस्तान मामलों के बहुत ही महीन जानकार, कर्नल अजय रैना सर। तो अजय जी को जोड़ करके जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ निकट भविष्य में होने वाला है क्या। अजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी, आपको भी, सब दर्शकों को भी। तो सर ये बताइए कि ये जो हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो पाबंदी लगाई जा रही है, इनको इनका बहुत सारा ऐसा सामान जो हम यहाँ से इंपोर्ट कर दिया करते थे, पहले तो वो सारी सुविधाएं विड्रॉ की गई और बहुत सीमित संख्या में इनको जगह दी गई कि वहाँ से आप भेज सकते हैं। अब उनको खर्च भी जाहिर है ज़्यादा करना पड़ रहा है। अगर वो पश्चिमी देशों को, यूरोप को या मध्य एशिया के देशों को कुछ भेजना चाहते हैं, तो इतना आसान अब भारत उनके लिए रह नहीं गया है। अभी ये नई कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, कैसे देख रहे हैं आप इनको? ओमकार जी, 700 मिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड है, तो उसमें से 42% आज प्रैक्टिकली बंद कर दिया गया। जैसे आपने कहा, जितनी लैंड पोर्ट्स हैं, मेघालय में है, त्रिपुरा में है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैली हैं, वो सब बंद है। सिर्फ कलकत्ता और एक और पोर्ट के ऊपर अलाउ कर रहे हैं, और वो भी रेडीमेड गारमेंट्स का कुछ। बाकी वो जो वहाँ से गंद बला आता था ना, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, फर्नीचर, प्लास्टिक के खिलौने, और कॉटन वेस्ट आपको हैरानगी होगी वहाँ से आता, बिकॉज वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, तो वहाँ से बचता है, वो काफ़ी काम आता है। वो सब बैन लग गया, सिर्फ मछली पे और बजरी पे छोड़ के बाकी हर चीज़ पे प्रैक्टिकली बैन लग गया है। तो ये वो देश जिसको कि जैसे आपने कहा कि पहले जो हमें आदत थी इनको गिफ्ट देने की, वो गिफ्ट्स बंद किए गए।
फिर इनकी अभी तक एक लास्ट छोड़ रखा है थोड़ा-सा उनको साँस लेने के लिए कि नेपाल के लिए और भूटान में जो चीज़ वो भेजना चाहते हैं, उनको भेज सकते हैं एज़ अर्लियर। पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो भी बंद हो जाएगा। और मैं हमेशा बहुत बड़ा बिलीवर हूँ इस फिलॉसफी में कि आपको युद्ध लड़े बिना अगर आप दुश्मन को हरा सको, क्योंकि युद्ध देखने और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों को जिनका अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, अदरवाइज़ युद्ध एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसके बिना अगर आप कमर तोड़ सकते हो, तो वो बेस्ट स्ट्रेटजी है और वही स्ट्रेटजी आई थिंक इंडिया भारत अभी अपना रहा है, लेकिन थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो गया है ओमकार जी। अगर ये चीज़ें 3 महीने, 4 महीने पहले स्टार्ट होती, तो ज़्यादा आनंद आना था। अभी हो क्या गया है कि अगर आप देखेंगे कि बांग्लादेश में यूएस भी है, यूएस के ट्रुप्स हैं, जो बर्मा की तरफ देख रहे हैं, म्यांमार की तरफ देख रहे हैं। अराकन आर्मी से जो भी आज इनफैक्ट आज मीटिंग हुई है बांग्लादेश आर्मी की, उनके प्राइम मिनिस्टर की और एनएसए की, और मीटिंग का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है क्योंकि आर्मी पुश कर रही है, बांग्लादेश आर्मी, कि हम यूएस के कहने पे इनको अराकन आर्मी को सपोर्ट करें, एक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। वेरएज़ पॉलिटिकल लीडरशिप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अभी ये जो यूजलेस यूनस है, इसको बिठाया था सो कॉल्ड डीप स्टेट ने, हम सब जानते हैं। फिर ट्रंप साहब आए तो लगा कि अब ये नकेल खींची जाएगी, लेकिन बड़ी सुपर पावर्स, उनके अपने बातें, उनके अपने इंटरेस्ट, तो वो नकेल हुई है तो मुझे खींचती हुई नज़र नहीं आ रही। उल्टा चाइना अभी फिर अंदर घुस आया है। अब देखिए चाइना में से जैसे आपने कहा बकवास किया, लेकिन अभी देखो वो आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बगल में एक तो तीसरा रिवर के ऊपर बैराज की बात चल रही है और एक एयरफील्ड की बात जो 20 किलोमीटर दूर है। तो आई थिंक आप ही के शो में मैंने एक बार कहा था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चौड़ा करना, कम करना, लेना वो एक बात है, जब तक वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। कल को वहाँ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आएगी तो इसका स्टेटस वही हो जाएगा गिलगित-बल्तिस्तान का। गिलगित-बल्तिस्तान किसी टाइम में भारत और पाकिस्तान के बीच था, आज भारत और चाइना के बीच में है। कल अगर हम गिलगित-बल्तिस्तान में घुसते हैं, 3 उनके वहाँ डैम है, सी पैक का पूरा रोड वहाँ से निकलता है और बहुत इन्वेस्टमेंट चाइना ने वहाँ किए, पावर हाउसेज़ वगैरह बनाए हैं। तो ये थोड़ा-सा हमने इस गेम को कॉम्प्लेक्स होते हुए देखा। हम सरकार को दोष नहीं दे सकते बिकॉज़ उनके पास जो खबर है और जो उनकी चुनौतियाँ वही समझ सकते हैं, हम तो बाहर बैठ के कमेंट कर सकते हैं। बट मुझे अभी लग रहा है कि गेम थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स हो गई है। चाइना भी गेम खेल रहा है और सिमिलर जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, उधर चाइना सीपैक बना रहा है, उधर अमेरिका उनको बचा रहा है डूबने से। आईएमएफ का दे दिया, कभी कुछ कर दिया और कभी उसको भारत के खिलाफ यूज़ करना, कभी ईरान के खिलाफ यूज़ करना। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। भारत के खिलाफ यूज़ करने के लिए टर्की का रोल, अगर आपने पिछले 3-4 दिन में न्यूज़ फॉलो की होगी, पहले उन्होंने एक नक्शा बनाया जिसमें ग्रेटर सल्तनत बंगला करके उन्होंने पूरी हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स और बिहार वगैरह के पोर्शन भी उसमें जोड़ लिए अपनी मर्जी से, वेस्ट बंगाल। अभी जैसे-जैसे हम टर्की के ऊपर शिकंजा कस रहे हैं, वैसे-वैसे वो यहाँ बदतमीज़ी दिखा रहा है और बदतमीज़ी करने के लिए बांग्लादेश में जिहादी बहुत ज़्यादा हैं। भूखे नंगे जिहादी, ऐसे जिहादी जिनके पास कुछ है नहीं ना, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बिकॉज़ कहते हैं यहाँ तो कुछ है नहीं, चलो मर-मरा के कुछ मारो, कुछ मरो और चल पड़ो हुरों को मिलने के लिए। तो ट्रेड का जो भारत ने वेपन यूज़ किया है, जैसे पाकिस्तान को पानी का किया है और पाकिस्तान में ट्रेड का भी किया है, लेकिन बांग्लादेश की हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, हमारा लेन-देन बहुत ज़्यादा था। तो एक काम तो करेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा सिचुएशन थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं रही अभी, आज की डेट में जैसे हम बात कर रहे हैं। जी। वैसे तो इधर भारत ने भी बहुत कड़ा रुख अपनाया है। हम देख ही रहे हैं कि अलग-अलग स्टेट से बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है। बसों में, दूसरे ट्रकों में और वाहनों में उनको लाद करके बांग्लादेश की सीमा में फेंका जा रहा है, जिसको कहते हैं ना कि खदेड़ा जा रहा है। तो वो स्थिति जो है इनकी करके रख दी है। तो इसलिए भी बौखलाहट है क्या उस तरफ? जी, बिल्कुल, उन्होंने देखो पाकिस्तानी तो हमें अब नज़र आए पहलगाम के बाद। मैंने आज ही ट्वीट किया था कि आहुति लग गई हमारी 26 जानों की, लेकिन शायद देश बच गया। क्योंकि जिसको हम निद्रा भी कह सकते हैं, या विशी-विशी सब खुशफ़हमी में हम जी रहे थे कि सब ठीक है, देख लेंगे। बाहर वालों को इनफैक्ट भारत का बाहर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तो अनमैच्ड है आज की डेट में, बहुत तगड़ी है। लेकिन घर के अंदर जो हमारा सत्यानाश मचाने के लिए बैठे हुए थे, 3-3 4-4 जनरेशन पाकिस्तानी हमारे सीआरपीएफ के अंदर इंटेलिजेंस का एक
एम्प्लॉय पाकिस्तानी। उसी तरीके से बांग्लादेश ने बड़ा सेट करके रखा था कि 2-3 कोई 5 करोड़ कहता है कि अंदर बैठे हुए हैं, जिस दिन बोलेंगे वो हलचल मचा देंगे। 5 करोड़ बहुत पॉपुलेशन होती है, और ये जैसे हम जानते हैं ये गेटोज में रहते हैं। जैसे वीडियोस देखे होंगे आपने, अभी मथुरा में एक ही जगह से 70 इकट्ठे मिले, और जब जी उनकी जी। डंडे पड़े उनकी लुंगियां भी गिर गई। तो अभी क्या है कि बांग्लादेश इसमें बड़ा खुश था, और जब बांग्लादेश खुश था तो पाकिस्तान की आईएसआई खुश थी। पाकिस्तान आईएसआई के साथ हर वो पावर खुश थी जिसने भारत को तंग करना था। और अब यकीन मानिए ओमकार जी, जैसे हम अब ऊपर को जाएंगे हमारी दुश्मनी बढ़ती ही जाएगी। और ये मैं बताऊं एक मजे की बात, कई देश जो होते हैं ना वो बड़े शांति जैसे माहौल से ऊपर आते हैं। जैसे यूरोप में कोई कंट्री प्रोग्रेस करेगी, सपोज फ्रांस या जर्मनी, नेबरहुड, हम तो नेबरहुड शुरू से ही हमारा क्योटिक रहा है। हमारा पाकिस्तान से पंगा, बीच में नेपाल कभी चुर चुर करने लगता, म्यांमार भी कभी बिहेव करता कभी नहीं करता, बांग्लादेश देख लिया, इवन श्रीलंका। तो उस मामले में थोड़े हम खिलाड़ी हैं, हमें एक्सपीरियंस है, हमें दुश्मनी में जीना आता है। बाहर वाले जब दुश्मनी निभाएंगे तो अब जियोग्राफी बहुत बड़ी चीज़ होती है, बाहर बाहर होता है, पड़ोस पड़ोस होता है। तो इनकी जो सेटिंग थी भारत के अंदर और जो गेम प्लान इनको करना था वो अपसेट होती नजर आ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, हर स्टेट से इनको लाद लाद के वापस जा रहा है, और थोड़ा सा फेस सेविंग के लिए सरकार कह रही है कि हम अभी कुछ कैंप्स बनाएंगे। आप 5 करोड़ या 4 करोड़ लोगों के लिए कैंप नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल। बिल्कुल। उनका ये तरीका है कि जिसको बे ऑफ बंगाल में फेंकना है वहां फेंको, जिसको ट्रक में लाद के फेंस के उधर फेंकना है उधर फेंको। कर्फ्यू आपने लगा रखा है, पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पर रात को कर्फ्यू होता है, तो दैट मीन्स कि जो अंदर आएगा उसको गोली मार दी जाएगी। तो ठीक है, दिस इज हाउ ऐसा होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शायद 3-4-5 महीने थोड़े थोड़े हम लेट हुए हैं, जो कि सरकार के कुछ रीजंस होंगे, हमें वो उनको देना चाहिए इतना स्पेस। जी। मुझे लगता है कि पहलगाम के नरसंहार के बाद सरकार जागी है तेजी से। जिस तरीके से पाकिस्तानियों को, जितने भी पाकिस्तानी रह रहे थे जो वीजा पे आए थे और जो 20-20, 30-30, 40-40, 43-43 साल से यहीं पड़े हुए थे, उनको भी उठा करके डिपोर्ट करना पड़ा तो डिपोर्ट किया, और धकेल करके वापस भेजा तो उनको भेजा। और अब बांग्लादेशियों को भी हम लोग भेज रहे हैं। ये जो एक बहुत बड़ा खतरा बन गए थे भारत के लिए, इसका मुझे अभी भी लगता है कि शायद 15-20% ही अभी हम भेज पाए हैं। एक बहुत बड़ी संख्या, जो आप खुद बता रहे हैं कि कम से कम 4-5 करोड़ होंगे ये लोग, तो अभी और बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हम तो ओमकार जी 1% भी नहीं भेज पाए अभी तक। 15% तो अगर हम भेज जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक मेरा पहले थॉट प्रोसेस ये भी था, और आई थिंक उसमें थोड़ा लॉजिक भी था, कि क्योंकि ये लोग हमारी इंडस्ट्रियल बेस में काम करते हैं। जैसे मथुरा में आज देखा आपने, वो सारे किसी फैक्ट्री में लगे हुए थे। हमारे अपने बच्चे थोड़े से जिनको हमने डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं सिखाई, हमने ये नहीं सिखाया कि एक सफाई कर्मचारी शायद एक साइंटिस्ट जितना काम करता है। साइंटिस्ट 2 दिन एक्सपेरिमेंट ना करे दुनिया चल जाती है, 2 दिन गली की सफाई ना हो तो बीमारियां फैलती हैं। हमने वो डिग्निटी ऑफ लेबर स्वभाव हमारे यहाँ पे है नहीं, ऋषि परंपरा के साथ साथ वो भी खत्म हो गई। तो उस नज़रिए से देखते हैं तो हमारा जो वैक्यूम यहाँ बना, एक स्किल्ड या अनस्किल्ड लोअर लेवल की लो स्किल्ड जॉब से, उसमें हमारे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो जगह इन्होंने घेर ली। अब उसका एक रिप्रिकॉशन मुझे ये नज़र आता था पहले कि भाई अगर एकदम से उनको बोलेंगे उठो यहाँ से भागो, तो हमारी ये ना हो कि हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाए, ठप हो जाए काम करना। अगर प्योरली कॉमर्स सेंस से देखें तो मेरा जो आर्गुमेंट था लॉजिकल था। मैं कह रहा था कि इनकी वोटिंग राइट छीन लीजिए, आपके शो पे ही आई थिंक बात हुई थी, वोटिंग राइट छीन लीजिए, इनको वर्क परमिट दीजिए, इनकी फैमिली को वापस भेजिए। हाँ, फैमिली भी काम करती है तो एक बंदे के साथ एक बंदा रख लिया साथ, मतलब हस्बैंड काम करता है, वाइफ काम करती है, 2 बच्चे रह सकते हैं, बाकी सारे बाहर। लेकिन ये जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट निकल के आ रही है कि देखो अभी हमारा पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, बिल्कुल। टर्की उसमें आया और वो टर्की आज बांग्लादेश में घुस गया। इसका ये ओवरनाइट तो नहीं हो सकता ना ओमकार जी, ये तो मतलब दिल बनाने के लिए हम कहें कि अभी हुआ, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे गेम डीप चल रही थी। चाइना का मैंने मेंशन किया, यूएसए का मेंशन किया, टर्की का मेंशन किया, आप आईएसआई पाकिस्तान तो है ही है। आप देखो एक उनका जो टेररिस्ट था उसको आज मेयर बना दिया इन्होंने, ढाका का, तहरीर का जो लॉकड अप टेररिस्ट था। तो उस नज़रिए से मैं देखता हूँ तो मैं खुद अब आई थिंक मैं कहता हूँ इंडस्ट्री बंद होती तो होती रहे थोड़े दिन, इनको उठा उठा के भेजना ही हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
और कुछ हमारे दिग्गज हैं, कल एक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आई थिंक सेमिनार हो रहा है कि रोहिंग्यास को कैसा बचाया जाए। तो आपके शो के माध्यम में बताते हैं कि हम जो यूएन की जो रिफ्यूजियों वाला जो चार्टर है, हम उसके सिग्नेटरी नहीं है। हमारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि हम रोहिंग्यास को या दूसरे रिफ्यूजियों को यहाँ रखें। और इन एनी केस जो बांग्लादेशी हैं वो तो रिफ्यूजी कैसे हुए, वो तो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। जब 71 की वार हुई थी वो रिफ्यूजी थे, फिर उनको वापस जाना था, चले भी गए, फिर कुछ रह गए और फिर वापस आना शुरू हो गए। तो हमारी कोई लीगल कंपल्शन नहीं है इनको यहाँ रखने की। और ये मुझे बड़ा एक पहली बार बड़े दिनों बाद कोर्ट का एक डिसीजन अच्छा लगा जब उनको बताया गया कि इनको उठा के फेंका गया अंडमान में। तो बे ऑफ बंगाल में तो कोर्ट ने फिर आगे से जो अच्छे अच्छे सवाल पूछे सुन के अच्छा लगा। तो सॉफ्टवेयर अपडेट होता जाए सबको तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हेमंत विश्वास शर्मा साहब ने पहले ही कह दिया था कि हम ना इनको अरेस्ट करेंगे, ना हम इनको ट्रायल पे डालेंगे, बिकॉज ये फिर मेहमान बन जाएंगे, हम उठा उठा के इनको पटकेंगे। और आई थिंक यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है जी। मैं दर्शकों को बता दूं कि बांग्लादेश के साथ भारत की 4096 किलोमीटर सरहद लगती है। इसमें पश्चिम बंगाल के साथ जो है करीब 2217 किलोमीटर, असम के साथ 262 किलोमीटर, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर, मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर और मेघालय के साथ 443 किलोमीटर है। और जिन सेवन सिस्टर्स के बारे में ये चीन में बकवास करके आए थे, चीन को दावत दे करके आए थे, और इन्होंने कहा था कि ये जो बंगाल की खाड़ी है इसका संरक्षक संरक्षक तो बांग्लादेश है। ये सेवन सिस्टर्स जो हैं इसमें अरुणाचल प्रदेश भी आता है, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब आते हैं। तो ये जो एक बात चल रही है अजय जी, इस पर आप प्रकाश डालेंगे कि कुछ चटगांव में, कुछ रंगपुर में कुछ कुछ चल रहा है, और ये जो चिकन नेक की बात बार बार करते हैं कि अगर उसको काट दिया जाए। हमने देखा था कि शर्जील इमाम ने भी ये बकवास की थी जामिया मिलिया में खड़े होकर के, कुछ और लोग भी करते हैं। बांग्लादेश का जो ये कार्यकारी है ये भी चीन में कुछ इस तरह की बातें कर ही आया। तो एक मौका है भारत के लिए कि इसको जरा चौड़ा कर ही लिया जाए, ठीक कर लिया जाए। बिल्कुल, हमने अभी डिक्लेयर कर दिया ना कि हमारे देश के अंदर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होगी हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। हमने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ पाकिस्तान द्वारा की जाएगी, कि भारत की धरती के अंदर कुछ भी टेररिस्ट एक्ट हुआ तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और अभी ये जो पाकिस्तान का जो अभी बुरा हाल हुआ है, जो उनका, हालांकि वो पार्टी कर रहे हैं, पाकिस्तान एक दूसरे को मेडल दे रहे हैं। सच ये है कि उनकी कोई 40 कहता है, कोई 60% कहता है एयर डिफेंस तबाह हो चुका है। और आज आप जो सैटेलाइट की पिक्चर्स देखेंगे आज की, तो उनके कई जहाज C-130 टाइप्स, वो हैंगर के अंदर, सिर्फ उनका नाक हैंगर के अंदर है, बाकी पूरी बॉडी बाहर है, बिकॉज जो एयरपोर्ट तबाह हो गए हैं, अब उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही। तो ऐसी हालत में पाकिस्तान जैसा रोग नेशन जो है वो हमेशा, और फिर टर्की का, और फिर चीन, और फिर अमेरिका, तो ये क्लियर है कि हमें यहाँ से बहुत बड़ा एक खतरा बांग्लादेश से बनता हुआ आ रहा है, उत्पन्न होता, मतलब ब्रू होता हुआ आ रहा है। तो अगर बांग्लादेश से ये आ रहा है, और फिर वो दिन दूर नहीं है कि अभी कोई नेक्स्ट धमाका उसका ओरिजिन बांग्लादेश के अंदर हो, और ये होगा। और उस दिन अपने डिक्लेयर्ड पॉलिसी के तहत भारत का पूरा हक होगा कि इसको एक्ट ऑफ वॉर मान के बांग्लादेश से टुच्चे देश की को सीधा करने के लिए अगर हमें अपनी फौज अंदर भेजनी पड़े तो भेजी जाए। और दोनों जो कॉरिडोर्स हैं, चिकन और चिटागोंग हेड ट्रैक्स वाले, जो कि चिटागोंग तो था ही हमारा, वो तो जो ब्रिटिश उस गेम में कर दिया, और चकमा रिफ्यूजीज को, जो जो मुस्लिम थे उनको वहाँ फंसा दिया। तो ये हिस्से लेने का मौका ये खुद देंगे, क्योंकि मैं कहता हूँ ये विनाश का एक विपरीत बुद्धि है। और मैं आई थिंक आदि था कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बांग्लादेश पहले टूटेगा पाकिस्तान से। लेकिन जब पाकिस्तान को मार पड़ने लगी ऑप्शन दूर में, तो मेरे मुंह से भी निकला कि यार लगता है मेरी विश्व निकलता है, और नहीं, ये पहले टूटेगा। और जैसे आपने कहा उसका रीजन ये होगा टूटना, मतलब जिसने हमने चिकन नेक चौड़ा कर दिया 50-60 किलोमीटर, और चिटागंग हिल ट्रेल, उनका नक्शा बदल गया। उसके बाद ये लड़े मरे जो मर्जी करें।
लेकिन थोड़ा-सा हमें ये और एक चीज़ देखनी पड़ेगी इस बांग्लादेश म्यांमार कॉन्टेक्स्ट में कि हमारा जो सिटवे का जो रूट है, जिसमें हम लोग ऐज़ॉल पहुँच रहे हैं सीधा वाया म्यांमार। तो बेसिकली अब कलकत्ता से निकले हैं और सिटवे में पहुँचे हैं बे ऑफ बंगाल में, एंड वहाँ से फिर पहले रिवर में और फिर हाईवे के थ्रू आप वो काम चल रहा है और उसमें अराकान आर्मी भी हमारे साथ कोऑपरेट करती है। अभी जो अमेरिकन्स यहाँ आके जो नाक घुसा रहे हैं, उसका थोड़ा-सा इम्प्लीकेशन क्या होगी, ये थोड़ा-सा अभी समय ही हमें बताएगा। बिकॉज़ पहले जो बात चली थी, शेख हसीना ने जो कहा था कि अमेरिकन्स यहाँ पे क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसमें हमारे मेघालय और मिज़ोरम के हिस्से भी उसके उसके अंदर आते थे। बट अभी अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे थे, तो फिर हमने ये समझ लिया कि तो अमेरिका तो बाहर जाएगा नहीं। उन्होंने एक इज़राइल वहाँ बनाया, एक इज़राइल उन्होंने यहाँ भी बनाना, बिकॉज़ उनकी नज़र चाइना के ऊपर है आज। कल वही नज़र हमारे ऊपर आएगी। तो पाकिस्तान की तरफ से भी गिरे, यहाँ से भी गिरेंगे, और अगर म्यांमार और या क्रिश्चियन स्टेट वहाँ बना ले तो और फिर बांग्लादेश की सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, वो फिर हमें तंग कर सकते हैं। तो तब तो मेरे माइंड में यही था कि ओके, हो सकता है कि वो क्रिश्चियन स्टेट बने, चिन स्टेट बने, लेकिन हमारे मिज़ोरम और हमारे मेघालय को उसमें नाम बीच में डाला जाए बिकॉज़ हमारा रिलेशन है। लेकिन जो ट्रंप ने अभी थोड़े दिन पहले अपना नंगा नाच किया, डिप्लोमेसी के परकच्चे उड़ा दिए। बिल्कुल। इनफैक्ट हमें धन्यवाद देना चाहिए ट्रंप को कि उसने सच्चाई बोल दी, सच बोल दिया उसने, नहीं तो हम खुशफ़हमी में फिर जीते थोड़े दिन और। तो उसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा-सा अगेन म्यांमार, बांग्लादेश, जैसे बांग्लादेश कॉम्प्लेक्स हो गए, वैसे म्यांमार बांग्लादेश का जो क्या कहते हैं उसको, जो बॉर्डर एरिया है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, सितवे सितवे एग्जैक्टली बॉर्डर तो नहीं है, लेकिन सितवे फिर घूम फिर के हमारा कॉरिडोर आइजॉल तक आता है। तो वो भी एक थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स इश्यू होने वाला है। तो मुझे लगता है कि मैं आपसे इस बात में सहमत हूँ कि बहुत जल्दी ये विंडो जो है अपॉर्च्युनिटी की, एक तो मानसून आने वाली है, वो तो है ही है। दूसरा ये है कि जैसे-जैसे चाइना, अमेरिका ये सारे जैसे-जैसे पैर जमाते जाएँगे, हमारे लिए एक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। तो आई थिंक वो विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी जो है अभी इस टाइम खुली हुई है, इस टाइम chaotic सिचुएशन है। एक आधा कुछ गलती करेंगे, जो मुझे लगता है करेंगे। पाकिस्तान करवाएगा इनसे, टर्की करवाएगा। तो फिर हमारे पास पूरा हक होगा कि हम अपनी मिलिट्री कार्रवाई कर सकें। उसके लिए आर्मी हमारी तैयार है। अभी एक्सरसाइज अभी आपको पता है अभी हुई है अभी रिसेंटली, कल उसके वीडियोज़ भी आ रहे थे। जी। क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि चीन की जो गतिविधियां हैं, जो इरादे हैं, वो नेक दिखाई दे नहीं रहे हैं। हमने सोचा था कि डोकलाम के बाद और पूर्वी लद्दाख, गलवान के बाद जो है थोड़ा-सा, और 4 साल, साढ़े 4 साल के स्टैंड ऑफ के बाद शायद कुछ बुद्धि शुद्धि हुई है उसकी, लेकिन हो नहीं रही है। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले उसने अरुणाचल प्रदेश के फिर 20-25 जगहों के नाम अपने हिसाब से घोषित कर दिए। हालाँकि हमारी प्रतिक्रिया होती है, विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया होती है कि इससे क्या होता है? लेकिन इससे वो अपने इंडिकेशन तो दे रहा है ना, कि बदतमीजी तो लगातार वो कर रहा है। और इधर हम ये देख रहे थे मुर्शिदाबाद में जब हिंसा हुई थी, पिता-पुत्र मूर्तिकारों की जिस तरीके से निर्ममता से हत्या की गई, और जब ममता बनर्जी सरकार के ऊपर शिकंजा कसा गया, तो ये कहा गया, कहलवाया गया कि ये तो बांग्लादेशी जो है वो घुसपैठ करके आ गए थे, क्योंकि वहाँ बहुत नज़दीक बांग्लादेश है, और वो करके वापस चले भी गए। और उन्होंने बीएसएफ के ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी डालने की कोशिश की कि बीएसएफ अगर मुस्तैद होती तो बांग्लादेशी आकर के ये ना करते। बहरहाल ये तो फेस सेविंग के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि क्या अब समय आ गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी न्यूसेंस वैल्यू जो है वो पश्चिम बंगाल में भी है। एक बाधा हमारे देश के लिए पश्चिम बंगाल भी खड़ा हो गया है बाधा बन करके। गर्व जब कमज़ोर होता है ना, कहते हैं ना हमारे हिस्ट्री में ओमकार जी, किले के दरवाजे अंदर से खुले हैं हमेशा। तो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में भी यही हो रहा है। और जैसे अभी ज्योति मल्होत्रा पकड़ी जा रही है, दिलबाग सिंह पकड़ा जा रहा है, और 2-4 नमूने पता नहीं कितने और पकड़े जाएँगे, ये सारे वही हैं। और बड़े-बड़े नाम जो अपने आप को डिफेंस एनालिस्ट समझते हैं, मैगज़ीन चलाते हैं, और पाकिस्तान उनको बोलता है कि भारत के सबसे लीडिंग डिफेंस एनालिस्ट, वो तो कहते हैं हमारी औकात ही नहीं है कि उनको एयर अटैक कर सके। अ, पाकिस्तान की मार खाने के बाद वो आर्टिकल लिख रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत अच्छा किया। तो जब ऐसे वाले लोग हमारे अंदर होंगे तो ऑफ कोर्स
थोड़ा हमें चाइना का जो आपने कहा ना, उसमें एक दो चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि शायद ये जो हमने मारा है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तो हीरा मंडी है, उसकी अब औकात नहीं है। वहाँ मार पड़ी है अमेरिकन और चाइनीज़ को, बिकॉज सर्वेलेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम इनके थे, जहाज चाइना के थे। और जैकोबाबाद में जब अटैक हुआ तो वो पूरी पूरी बेस जो थी वो अमेरिकन रडार्स और अमेरिकन ने उसको, उस बेस को अपना बच्चे की तरह पाला हुआ है। क्योंकि अफगानिस्तान में जब अटैक हुए थे तो इसी जी से हुए। जी जी। जी। जैकोबाबाद शुरू से ही अमेरिका के साथ जैसे बहराम है अफगानिस्तान में। तो आप ये देखें कि उसके बाद अमेरिका और चाइना के बीच में एक, जैसे कि कहते हैं ना कि अपना भेदभाव भुला के थोड़ी देर के लिए अब दोनों को ये लगने लगा कि भारत एक थ्रेट है दोनों के लिए। और वो अमेरिका जो हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा था चाइना के साथ, आज वो चाइना की हाँ में हाँ मिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों, चाइना और अमेरिका दोनों पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो अमेरिका जो कहता था कि जिस अड्डे पे F-16 हो वहाँ पे कोई चाइनीज मुझे दिखना नहीं चाहिए, अगर उनके आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फो IFF जब जहाज उड़ता है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन होती है रात को पता नहीं चलता, रडार्स जो करता है, तो उसमें अगर F-16 के साथ अगर JF-10 और 17 इकट्ठे उड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका इतनी हो गया। दूसरा चीज ये है कि चाइना वीक होता हुआ जा रहा है, वीक होता जा रहा है, और अमेरिका उसको आंखें दिखा रहा है। चाइना ने ईरान में अमेरिका को फंसाने की कोशिश की, वो नहीं फंसा, अमेरिका थोड़ा गेम ठीक खेल गया। यहाँ पे थोड़ों की दोस्ती हुई है, लेकिन ऐसी दोस्ती ज़्यादा चलेगी नहीं, बिकॉज अमेरिका और चाइना टोटल दो अलग पोल हैं, वो हमारे नफरत के चक्कर में हाथ मिला रहे हैं, बट ज़्यादा चलेगी नहीं। इस टाइम रशिया की गेम कैसा गेम खेलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रशिया शुरू से RIC के लिए बात कर रहा है, रशिया इंडिया चाइना। और गलवान के टाइम पे भी उसने मीटिंग करवाई थी, गलवान होने के बाद भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हुई थी RIC की। तो RIC एक ऐसी चीज़ है जिससे अमेरिका डरता है कि अगर RIC हो गया तो फिर अमेरिका की गेम खत्म, बिकॉज फिर तो दुनिया की गेम खत्म, वेस्ट खत्म। RIC के साथ आप अफ्रीकन यूनियन को मिला के जोड़े तो सब खत्म हो गया। फिर वेस्ट जो है वो बेसिकली जो ये जिहादी मुस्लिम वहाँ घुसे हुए हैं अरब देशों से, वो उनकी प्ले ग्राउंड बन जाएगा, और अमेरिका इन एनी केस। लेकिन क्योंकि चाइना का अपना डिक्लाइन हो रहा है, चाइना की इकोनॉमिक के बारे में काफ़ी बातें लोगों ने की हैं जो उनको समझते हैं। चाइना के अंदर जो डिसकंट्रोलमेंट है वो सबको पता है, और चाइना को जैसे अमेरिका ब्लॉक कर रहा है, CPEC $60 बिलियन गए खत्म पाकिस्तान में। म्यांमार में CMEC है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको तोड़ने के लिए अमेरिका अपने अरकान आर्मी के साथ हाथ मिला रहा है। तो चाइना के अगर दोनों रास्ते आप बंद कर देंगे तो चाइना के पास तेल लेने का रास्ता कौन सा बचा? फिर उसके पास साउथ चाइना से आते हैं तो मलाइका स्ट्रेट से आता है, ऊपर आएगा जो इतना लंबा है और उसमें इतना ज़्यादा थ्रेट है, बिकॉज सदर्न म्यांमार में जो पोर्ट्स हैं वो रशिया के पास है, इधर हम बैठे हैं ऊपर। तो इस खिचड़ी के अंदर क्या होगा कि एक फ्रस्ट्रेटेड चाइना एक्चुअली चाहता है कि हम किसी लड़ाई में उलझे, जो हमें लगा कि पहलगाम और बाद में पता चला USA का काम था जो उसमें लग रहा था। लेकिन वो चाइना अभी बैकफुट पे है, जैसे आपने कहा कि हमने सोचा सुधर गया, लेकिन वो सुधरेगा नहीं, वो सुधर नहीं सकता। तो उस चक्कर में ये कहीं ना कहीं विवाद खड़ा कर सकता है। और एक ऐसे स्टेज में देख रहा हूँ आज से कोई 2 साल के अंदर ओमकार जी, जब ये चाइना हमसे लड़ने आएगा, हमसे खुद लड़ने आएगा, जो आज तक चाइना अवॉइड करता रहा, बिकॉज हिमालयज में लड़ने की इसकी औकात नहीं है। तो ये कैसे लड़ने आएगा? जैसे हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई की है, एरियल मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और वो सब कुछ ड्रामा, जिसमें चाइना के पास सुपीरियरिटी है हमारे अगेंस्ट, देयर इज नो डाउट। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये, अमेरिका ने दांत दिखा दिए, चाइना हमें पहले पता था, रशिया की अपनी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक ये जो हमें 1-2 साल की विंडो मिल रही है, इसमें हमें अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इतना ऊपर लेके जाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर भारत को, कि फिर हम चाइना को टेक ऑन कर सकें। जैसे रशिया ने कहा कि S-500 वो भारत के साथ मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है, तो आज ही वो कर लेना चाहिए एग्रीमेंट, उसमें सोचने की बात नहीं। बिल्कुल। बिकॉज S-400 ने बहुत अच्छा गेम खेला है, और S-300 रशिया चाइना के पास 3, उसी को उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके HPU सीरीज बना के पाकिस्तान को दिया, और वहाँ फेल होगी। बट S-500 दैट मीन्स कि ओवर एडवांस होगी, वो किसी के पास है नहीं। तो मुझे एक राष्ट्रवादी सरकार के नीचे जीने का ये तो है कि इतना तो हमें कॉन्फिडेंस है, जो करेंगे ठीक करेंगे। बांग्लादेश की विंडो थोड़ी थोड़ी बंद होती नज़र आ रही है मुझे, और लगता है मुझे कि मानसून से पहले
हमें कर लेना चाहिए कुछ ना कुछ। आई थिंक सेम टाइम जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 चल रहा होगा, बिकॉज बांग्लादेश को चेपने के लिए हमें कोई ज़्यादा यहाँ फोर्स और स्पेशल मोबिलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ जो लोग बैठे हैं वो संभाल लेंगे। ये अभी हमारा विचार है, आगे क्या करती है सरकार वही जाने। अजय जी, ठीक है, हम चाइना पे तो भरोसा कर नहीं सकते हैं, वो कई बार खंजर भोंक चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने भी तो अपना ट्रस्ट खो दिया है इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि यही ट्रंप जो है, जब चुनाव लड़ रहे थे तो ये कह रहे थे कि दुनिया के किसी भी हिस्से में हम हिंदुओं पर किसी तरह की क्रूरता बर्बरता नहीं होने देंगे। और जब वॉशिंगटन गए थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने ये कहकर के पतली गली से निकलने का एक रास्ता तलाश किया कि बांग्लादेश को तो प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लेंगे, हम इन्हीं के ऊपर छोड़ते हैं। यानी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है उन्होंने। और अब तो एक तरीके से जो कहते हैं ना कि खोल करके ही दिखा दी। इस पूरे प्रकरण में तो जो नई दिल्ली पहले से डिस्ट्रस्ट करता रहा वाशिंगटन पर, अमेरिका पर, वो तो उसने बढ़ाया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हरकतों से, अपने बयानों से। जी, उसमें हमें एक एंगल ये देखना पड़ेगा कि अ, अभी तक तो हमें क्लियर है कि पाकिस्तान को वो कुछ भी बदतमीजियां करे। इससे बड़ी बदतमीजी क्या हो सकती है कि जब अमेरिका तालिबान के साथ लड़ रहा था 2001 से लेके 2020 तक, उस टाइम पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा था और अमेरिका को पैसे देके ट्रांजिट राइट्स भी दे रखे थे। और जब लास्ट में नदर्न अलायंस के साथ लड़ाई चल रही थी तालिबान के साथ, उस टाइम आईएसआई के और पाकिस्तानी कमांडोज वहां लड़ रहे थे और फिर अमेरिका ने कहा कि इनको हटाओ जो भी है। तो वो बदतमीजी करता है और वो अमेरिकन उसको बर्दाश्त करते हैं। उसका रीज़न देखने में तो सिंपल ये लगता है कि पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि वो ईरान से भी, ईरान, अफगानिस्तान और चाइना का सी पैक और इंडिया। लेकिन मैं आपको एक और लेवल पे लेके जाता हूँ। हमें सबको याद है कि वांस का और ये इसका जेलेंस्की का और प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या व्हाइट हाउस में क्या हुआ था, पूरी दुनिया ने देखा। कल जी। के वीडियोस आप देखिए, जेलेंस्की साहब बैठे हुए हैं जेडी वांस के साथ, गप्पे मार रहे हैं आराम से, बड़े प्यार से, मोहब्बत से। अमेरिका ने यूक्रेन को पूरी एड देनी स्टार्ट कर दी, जैसे पहले देती थी, इंटेलिजेंस भी, एड भी। F-16 को जो ऑपरेट करना, यूक्रेनियन पायलट्स की ट्रेनिंग पाकिस्तान के अंदर हो रही है, F-16 की। और पाकिस्तान की एम्यूनिशन की फैक्ट्रीज अभी भी जो प्रोड्यूस कर रही हैं वो यूक्रेन भेजा जा रहा है। तो पाकिस्तान, रोमानिया और यूक्रेन, ये जो एक्सिस बनाया अमेरिका ने, इसलिए पाकिस्तान इनकी, क्योंकि और कोई देश ऐसा नहीं करेगा। अपनी माँ को बेचने वाला देश, आपको जो हीरा मंडी हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका कोई दीन, मजहब, करेक्टर, मॉरल कुछ नहीं है। उस संदर्भ में आप जब देखेंगे तो नेचुरली एज अमेरिकन, वो ठीक है ट्रंप ने सच बोल दिया और अपनी पोल खोल दी, बट सच ये है कि अमेरिका को 1947 में भी और आज भी पाकिस्तान एक इजी हैंडल करने वाला, हैंडल होने वाला देश लगता है। वेरएज भारत को हमेशा देखते हैं थोड़े अड़ियल हैं हम लोग। तब भी सरदार पटेल साहब थे, जो भी थे, आज मोदी साहब हैं। तो एक नेचुरल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में आई थिंक ये कंक्लूड किया जा सकता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगा। अब रही बात कि उसको काउंटर करने का तरीका है, और चाइना का बहुत नुकसान हो रहा है अंदर, क्योंकि अमेरिका अगर बर्मा में घुस रहा है और अराकान आर्मी की हेल्प ले रहा है और बांग्लादेश उसको सपोर्ट कर रहा है, तो चाइना को वहां भी मार लगेगी, सीमैक में और सीपैक में। तो उस मजबूरी में क्या, जो रशिया की बहुत साल से एफर्ट चल रहा है, 10 साल से ऊपर, की भारत, चाइना और रशिया एक हो जाए, क्या एक टेम्पररी अरेंजमेंट हो सकता है? क्योंकि अगर ये हो गया, देखो ब्रिक्स में मुझे जान नहीं लगती। ब्रिक्स तो लग रहा है क्योंकि उसमें जो आए थे वो ईरान जो भी घुसे थे अंदर, उसके बाद अभी ये ट्रंप घूम के गया कतर में, सब वो सब मिल के HTA से हाथ मिला के चले गए, वो कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं है। तो ब्रिक्स के मुकाबले मुझे RIC में बहुत दम लगता है आज की डेट में। तो क्या कुछ 2-4 साल में है, लेकिन फिर उसमें यह है कि अगर चाइना है उसमें ऐसा स्लिपरी करेक्टर है कि मैं जो कह रहा हूँ कि 2 साल के अंदर हो सकता है हमारे ऊपर ही चढ़ाई कर दे, जा पाकिस्तानियों को और जिहादियों को इकट्ठा करके सबको, ये जितने HTS वाले, ईरान के टूटने के बाद अगर ईरान टूट जाता अगले 2 साल में, और वहाँ जो गदर मचेगा, तो फिर सीरिया, ईरान, इराक, ये सारा क्या बन गया, जिहादी ग्राउंड। और फिर इधर पाकिस्तान वैसे टूट रहा है, और फिर चाइना उठा के सबको लेके हमारे अंदर धकेलने की कोशिश करे, और जब उनको ठोकना शुरू करें हम लोग, तो फिर हमारे ऊपर एरियल अटैक और ये मिसाइल शुरू हो जाए चाइना की तरफ से। तो ऐसी वाली सिनेरियो, तो मेरे को ये लगता है ओमकार जी की
जब ऐसी सिचुएशन में हम फँसते हैं ना, कभी लाइफ में बहुत बार फौज में भी ऐसे हुआ कि कभी अब हम 4 थे और वो 15 थे, तो फिर क्या होता है कि आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है कि यार ठीक है, अब हम 4 ही हैं ना, तो अब चारों कोने संभाल लेते हैं और बैठ जाते हैं डट के, फिर देखेंगे वो तो चलते हुए आएँगे ना, देखेंगे 10 साल 15 देख लेंगे, ऐसा बहुत बार हुआ है। तो आई थिंक वो जो छोटी ज़मीन की लेवल की बात बता रहा हूँ, देश को भी ऐसे करना पड़ेगा कि हमें अपने को कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके कि जैसा जो हमसे खेलेगा हम वैसे खेलें, ज़्यादा इमोशनल ना हो, क्योंकि देश बड़ा अपसेट हो गया था जिस दिन सो कॉल्ड सीज़ फायर हुआ था, ट्रंप के अनाउंसमेंट के कारण अपसेट हुआ था। सही, उसमें सही। उसमें गलती मैं अपनी सरकार की मानता हूँ कि हमें पहले कर देनी चाहिए थी। तो बहुत कॉम्प्लेक्स एक वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी भी दिखती है इसी सबकॉन्टिनेंट में, मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ईरान और ये जो हमारा म्यांमार, वो म्यांमार तो प्रैक्टिकली इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्सा है। इसमें कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि कुछ भी हो सकता है। थिंग्स कैन गो एनीवेयर। जी। अजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए, ओशियन नेटवर्क से जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।